किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 27 मार्च 2022 और 27 मार्च 2022 के हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में किसने लाल किला महोत्सव या भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने लाल किला महोत्सव के दौरान भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो 25 मार्च 2022 को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं, इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है स्मृति ईरानी। इन्होंने दिल्ली के लाल किले में क्या किया है? 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव का उद्घाटन किया। और इस महोत्सव का उन्होंने नाम क्या दिया दोस्तों? तो इस महोत्सव का नाम दिया उन्होंने भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसके तहत संस्कृत मंत्रालय के द्वारा भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया जाता रहा है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। दोस्तों, लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता आगंतुकों के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक दावत का वादा करता है और इसका उद्देश्य विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य, आपको ये भी पॉइंट को नोट करनी है। इस महोत्सव में मातृभूमि प्रोजेक्शन मैपिंग शो यात्रा 360 डिग्री तल्लीन कर देने वाला अनुभव होगा। और इसके अलावा एक सांस्कृतिक परेड, खाओ गली, रंगमंच में लाइव प्रदर्शन और भारत के नृत्य होंगे। अनोखे वस्त्र, खेल मंच, खेल गांव तथा योग सहित मशगूल कर देने लायक कई तरह के अनुभव यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दिल्ली के लाल किला की बात आई। आइए दिल्ली के लाल किला के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि लाल किला परिसर को वर्ष 2007 यूनेस्को के वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, वहीं दिल्ली के लाल किला को बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, शाहजहाँ को। दिल्ली के लाल किला को बसाने का श्रेय जाता है शाहजहाँ को। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट नोट करने हैं कि शाहजहाँ ने 1638 यमुना नदी के किनारे 1638 में यमुना नदी के किनारे आपको ये पॉइंट नोट करने हैं कि दाहिने तट पर शाहजहानाबाद का निर्माण किया था। किसने? शाहजहानाबाद नामक नगर का निर्माण किया था, उसकी नींव डाली थी। और इस नगर में 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया। बाजार के बीच से नहर निकाली गई जिसे नहरे विहिस्त कहा गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आपको बता दें शाहजहानाबाद के बारे में, ये अष्टभुजाकार लाल किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो नीति आयोग ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, इसके तहत इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। तो गुजरात नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, 25 मार्च 2022 को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया है। और यह इसका कौन सा संस्करण होगा? तो ये इसका आपको ध्यान रखना है कि यह इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो दूसरे संस्करण के बारे में आपको नोट करना है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस सूचकांक में अधिकांश तटीय राज्यों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। जो तटों में राज्य बसे हुए हैं, राज्यों की निर्यात तत्परता मूल्यांकन करने के उद्देश्य से तैयार किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2021 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गुजरात लगातार दूसरी बार नंबर 1 के स्थान पर है। और इस सूचकांक में गुजरात के बाद दूसरा और तीसरा की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक कौन कौन है? तो पहले नंबर गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र दूसरे पर है, पहला गुजरात, दूसरा, तीसरा कर्नाटक। ठीक, तो ये पॉइंट आपको नोट करने। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले
प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों हम करेंगे जीके बूस्टर, और आज का इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, टॉप 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, जो कि कहाँ है, तेलंगाना में है। वहीं श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो ये पंजाब के अमृतसर में है। वहीं लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, जो कि कहाँ है, ये उड़ीसा में है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया एयरपोर्ट कहाँ है, तो गया एयरपोर्ट है, गया बिहार में है। ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, और दिल्ली में। ठीक। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और मैंगलोर, ये कहाँ है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये मैंगलोर है, कर्नाटक में है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो हमने टॉप 10 लिए थे भारत के हवाई अड्डे, दोस्तों आने वाली वीडियो में और इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लर्निंग ये कंपनी है, ये इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बायजूस। तो बायजूस को दोस्तों भारतीय फीफा कंपनी है, ये भारतीय कंपनी है, और फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो फीफा की बात आई है, तो 24 मार्च 2022 को भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक जो प्रौद्योगिक कंपनी है बायजूस, इसको फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर क्या चुना गया है, स्पॉन्सर चुना गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु बता दें, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखने हैं बायजूस के बारे में कि बायजूस फीफा विश्व कप के चिन्ह, प्रतीक और संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। ठीक है दोस्तों, ताकि अद्वितीय प्रचार तैयार किया जाए। दोस्तों बात आई है फुटबॉल फीफा विश्व कप 2022। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपको बताते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फुटबॉल जो विश्व का जो फुटबॉल विश्व कप है 2022 का, इसका आयोजन कतर में होगा। कहाँ होगा आयोजन, तो कतर में आयोजन होगा, ये पॉइंट आपको नोट करना है। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा, और ये ऐसा पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात आई है बायजूस की, तो बायजूस क्या है दोस्तों, बायजूस के बारे में थोड़ा आप नॉलेज रखिए। दोस्तों बायजूस एक मल्टीनेशनल एंड टेक कंपनी है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। कहाँ है दोस्तों मुख्यालय, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। कब हुई थी, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। यह कंपनी स्कूली शिक्षा, प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा प्रदान करती है। हाल ही में बायजू ने $80 करोड़ यानी करीब लगभग 6000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। तो ये बायजूस के बारे में आपको ये पॉइंट भी नोट करने हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर है हिसाशी ताकेयूची, इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है हिसाशी ताकेयूची। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं दोस्तों। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, इसके नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं हिसाशी ताकेयूची। मारुति सुजुकी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1982 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करने। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने के जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। तो नए कप्तान कौन बन गए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे। दोस्तों हाल ही महेंद्र सिंह धोनी ने टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स की कमान सौंपी गई। दोस्तों बात आई है आईपीएल की, तो आइए आईपीएल से संबंधित कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट के कुछ क्वेश्चन हैं। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी नए कप्तान बने हैं, और विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी। तो कौन कप्तान बन गए हैं, तो दोस्तों फाफ डू प्लेसिस अब इसके नए कप्तान बन गए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में भी कप्तानी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा है बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। तो आपको रुपे कार्ड ध्यान रखना है। रुपे जो कार्ड है दोस्तों, इसको ऑफिशियल
बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो रुपे कार्ड को बनाया है। वहीं आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन बन गए हैं दोस्तों? अभी तक कप्तान राहुल कर रहे थे, ठीक है ना, केएल राहुल। अब कप्तान नए कप्तान बन गए हैं, तो मयंक कौन बन गए हैं दोस्तों? तो मयंक अग्रवाल बन गए हैं पंजाब के नए कप्तान। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कप्तान हैं उनका नाम है श्रेयस अय्यर। ठीक है दोस्तों, श्रेयस अय्यर अब बन गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। और अहमदाबाद जो कि नई फ्रेंचाइज है, और इस टीम का कप्तान इसका नाम क्या होगा दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। क्या नाम है इस अहमदाबाद आईपीएल की फ्रेंचाइज का? गुजरात टाइटंस। और इसके कप्तान है दोस्तों गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या हैं। तो ये हार्दिक जो अभी नए नए कप्तान बने दोस्तों, तो इनके बारे में हमने डिटेल से आपको बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के भी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बन गए दोस्तों। उनके साथ कितने उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है। दोस्तों कौन है वो, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने शपथ ली है। तो कौन शपथ लिया है? ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी थे उप मुख्यमंत्री और अभी उप मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 16 मंत्री, 14 राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। 2022 में जो चुनाव हुआ दोस्तों, तो ये 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है। दोस्तों आइए कुछ हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उनमें परिणाम आए हैं, उसके बाद अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों कौन कौन मुख्यमंत्री बने, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों यूपी में, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ बने। कौन बने दोस्तों? योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी जी बन गए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान है। पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी इस बार अब भारी मतों से जीती, 52 नए सीट उन्होंने विधानसभा में जीते हैं और भगवंत मान को सीएम पद के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं मणिपुर की बात करें दोस्तों, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए हैं एन बीरन सिंह। कौन बन गए हैं? एन बीरन सिंह। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा सभी जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उनमें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री कौन कौन हमने बता दिया आपको डिटेल से। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किरण मजुमदार शाह को नामित किया गया। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। बायोकॉन और बायोलॉजिकल की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के साथी के रूप में चुना गया है। दोस्तों वह लगभग 17 सालों की RSE की वर्तमान फेलोशिप में शामिल होंगे, जिन्हें स्कॉटलैंड में या उसके साथ काम करने वाले कुछ महान शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के रूप में पहचाना जाता है। तो ये दोस्तों 7वां इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 8वां प्रश्न है कि हाल ही में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मार्च को। दोस्तों 25 मार्च को अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अच्छा दोस्तों, अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है गर्भपात पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। दोस्तों बात आई है इंपॉर्टेंट डेज की, तो आइए आपको सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको 25 मार्च की ध्यान रखना। 25 मार्च को क्या मनाया गया दोस्तों? तो अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दोस्तों 24 मार्च को क्या मनाया गया? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिप्स। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों 23 मार्च को क्या मनाया गया? 23 मार्च को दोस्तों मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया गया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 21 मार्च को क्या मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये कई सारे दिवस मनाए गए। 20 मार्च को दोस्तों, तो 20 मार्च को आपको ध्यान रखना है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया गया। दोस्तों 14 मार्च को क्या मनाया गया था? तो 14 मार्च को मैथमेटिक्स दिवस अर्थात विश्व
गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाई गई दोस्तों। वहीं 16 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोस्तों ये मार्च महीने कुछ महत्वपूर्ण डेज थे, इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आपको मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।